आज इस वीडियो का टॉपिक है सीआर फार्मूला, जिसके तहत भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया गया। तो जानेंगे हम लोग सीआर फार्मूला के बारे में कि आखिर क्या था, किसके द्वारा इसको लाया गया था और किस तरह के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की कोशिश की गई थी। तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। सीआर फार्मूला किसके द्वारा लाया गया था, तो ये अक्सर पूछा जाता है सीआर फार्मूला। देखिए, दक्षिण भारत में ना एक नेता थे दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत से, जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हीं को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सीआर। और इनके द्वारा जो फार्मूला लाया गया था 1944 में, जो भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, तो उस फार्मूला को इन्हीं के नाम पर बोला जाता है सीआर फार्मूला। इसके अलावा राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ना, ये भाई बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता थे। 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून के उल्लंघन के लिए साबरमती से दांडी तक जिस प्रकार की यात्रा की थी, वैसी ही यात्रा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास में किया था नमक कानून के उल्लंघन के लिए। आप लोग मुझे स्थान बताइएगा कि इन्होंने किस स्थान से लेकर के किस स्थान तक यात्रा की थी 1930 में। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कुछ समय के बाद वो वापस चले जाते हैं। फिर उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और साथ ही साथ अंतिम गवर्नर जनरल हुए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनका जो कद था भाई काफी ऊंचा था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तत्कालीन समय में भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए या फिर उस समस्या को हल करने के लिए कुछ फार्मूला दिया था, कुछ सुझाव दिया था, कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ताकि जो भी गतिरोध है वो दूर हो सके। अब यहां पर मैंने बात किया है संवैधानिक गतिरोध की, तो ये किस तरह का गतिरोध था। तो देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के चोंचले करने लगी। चोंचले ही बोलूंगा मैं, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव हो या फिर क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हो। इसमें क्या है, भारतीयों को लुभाने की कोशिश की गई थी कि आपको हम जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे, युद्ध समाप्त होने के बाद आपको संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे, इस तरह का लालच दिया जा रहा था। लेकिन जो भारतीय थे वो इन लालचों में फंस नहीं रहे थे, या फिर हम ये कहें कि जो भारतीयों की मांग थी, भारतीय क्या मांग रहे थे कि हमको जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, ये भारतीयों की डिमांड थी। तो यहां हो ये रहा था कि चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, क्रिप्स मिशन हो, जो कांग्रेस थी, जो मुस्लिम लीग थी, ये दोनों जो है कोई सहमत नहीं हो पाते थे किन्हीं चीजों को लेकर के, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि कांग्रेस जो है एक अखंड भारत चाहती थी। तो ये इसी तरह का संवैधानिक गतिरोध था। तो यही क्या था, संवैधानिक गतिरोध, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति का न हो पाना। मुस्लिम लीग जो कि पृथक राष्ट्र से कुछ कम नहीं मांग रही थी, हमको भैया अलग राष्ट्र चाहिए, ये मुस्लिम लीग का मानना था, और इन्हीं सब चीजों से जो है मामला फंस रहा था। तो यहां पर अलग अलग व्यक्ति, उस टाइम पे जो भी विद्वान लोग थे, जो चीजों को समझते थे, तो वो लोग जो हैं इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव उस टाइम पर दे रहे थे। तो इसी कड़ी में सीआर फार्मूला आता है, राजगोपालाचारी फार्मूला। ये कब आया था, कब प्रस्तुत किया गया था, तो 10 जुलाई 1944, इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई 1944 को यह फार्मूला प्रस्तुत किया गया। तो इस फार्मूला में, इस प्रस्ताव में क्या कुछ था, इसको भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो सीआर फार्मूला था ना, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन को स्वीकृत दी गई थी। मतलब कि इस सीआर फार्मूला में अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन का समर्थन किया गया था, या फिर भारत के विभाजन की अवधारणा पर यह फार्मूला आधारित था। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, और साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ, तो भारत का जो विभाजन हुआ कालांतर में, वो इसी फार्मूला के आधार पर
किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सीआर फार्मूला के आधार पर ही कालांतर में भारत का विभाजन किया गया था और पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत के विभाजन को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया गया था। मैं बताऊंगा इसमें जो प्रावधान थे उससे आपको पता चल जाएगा। महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया था, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। टोटल 5 बातें इसमें बोली गई थी, ज्यादा लंबा भी नहीं है। पहला था मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। देखो जो संवैधानिक गतिरोध था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के बीच आपसी सहमति न बन पाने के कारण हो रहा था। तो यहां पर जो है जो पहला पॉइंट बोला गया उसमें बोला गया कि जो मुस्लिम लीग है वो भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना वो स्वतंत्रता आंदोलन करती थी ना, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, जबकि मुस्लिम लीग के नाम पर इस तरह का कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन टाइप का कोई भी चीज जो है मुस्लिम लीग द्वारा नहीं किया गया था। तो यहां पर जो है मुस्लिम लीग से बोला गया कि मुस्लिम लीग आप जो है कांग्रेस द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा है उसका आप समर्थन करेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया जाए, ये बोला गया। इसी में दूसरा बोला गया कि अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग करें। मतलब कि जो अंग्रेज थे क्रिप्स मिशन में भी उन्होंने बोला था कि हम जो है अस्थायी सरकार का गठन कर देंगे। तो कांग्रेस को लग रहा था कि कभी ना कभी बात जो है बनेगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग के साथ जो है थोड़ा सा बिगड़ जा रहा था। तो यहां पर मुस्लिम लीग से बोला गया कि आप जो है भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करें और जो भी अंतरिम सरकार गठित होगी, जो भी अंतरिम सरकार या फिर जो भी अस्थायी सरकार गठित होगी उसमें आप जो है सहयोग करिए। मतलब कि आप हमारे साथ मिलकर के सरकार में हमारे गठन में सहायता करिए, ये चीज बोला गया, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाए। देखो दूसरा चीज क्या बोला गया, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है जिसमें पंजाब आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक वाले क्षेत्र थे, और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्व वाला जो भाग है मतलब कि जो बंगाल हो गया उस तरफ, तो उस तरफ का जो क्षेत्र था वो भी मुस्लिम बहुसंख्यक वाला क्षेत्र था। तो यहां पर स्पष्ट बोला गया था कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग के जो मुस्लिम बहुसंख्यक वाला जो भाग है वहां पर सीमा निर्धारण के लिए, मतलब कि किन किन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उसके सीमाओं के निर्धारण के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर जो है थोड़ा सा मुस्लिम लीग को लुभाने की कोशिश की गई थी कि आप जो मांग रहे हो ना पृथक राष्ट्र, तो कांग्रेस ने पृथक राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना। जो मुस्लिम लीग जो बोल रही थी ना कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को फॉलो कर रही थी, और मुस्लिम लीग बार बार बोलती थी कि कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकृत करे। तो यहां पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को तो स्वीकृत नहीं किया गया, लेकिन जो मुस्लिम लीग है, जो मुसलमान हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह बोला गया कि जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग है, उस तरफ जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनके सीमाओं के निर्धारण के लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा कि हाँ इन क्षेत्रों में मुसलमान जो हैं बहुसंख्यक हैं, ये चीज बोला गया। इसी में दूसरे ही पॉइंट में ये बोला गया कि सीमाओं के निर्धारण होने के बाद, मतलब कि जो कमीशन नियुक्त की जाएगी वो फिर सीमाओं का निर्धारण करेगा। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करा के भारत से उसके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। तो देखिए पहला क्या बोला गया दूसरे पॉइंट में कि उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनके सीमाओं के निर्धारण के लिए एक कमीशन गठित किया जाएगा, कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। जब सीमाओं का निर्धारण हो जाएगा तो उन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त लोगों द्वारा, उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा मतगणना, उनको मतलब वोटिंग कराई जाएगी कि आप लोग जो है भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप लोग पृथक राष्ट्र चाहते हैं। तो ये जो है वोटिंग कराई जाएगी। तो ये चीज इसमें बोला गया, ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं कि
जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद जब सीमाओं का निर्धारण हो जाएगा तो उन क्षेत्रों के निवासियों का मतगणना करवाया जाएगा कि भाई आप लोग जो हैं भारत के संबंध में, मतलब कि भारत से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं या फिर भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये चीज बोला गया, दूसरा पॉइंट। तो इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट करते जाइएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार का पूरा अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया कि यहां पर जो भारत से संबंध विच्छेद के प्रश्न पर जो मतगणना होगा उन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों पर, तो मतगणना से पहले उस क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई स्थानीय दल हो या फिर कांग्रेस हो, तो उन सब को अपने अपने दृष्टिकोणों का प्रचार करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब कि मुस्लिम लीग वाले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हम जो है अलग पृथक राष्ट्र ही लेके मानेंगे, हमको जो है भारत के साथ नहीं रहना है। वहीं कांग्रेस वाले जाएंगे, नहीं हमको जो है तोड़ना नहीं है, हमको जो है भारत के साथ रहना है, भारत को टूटने नहीं देना, अखंड भारत बनाना है। तो इस तरह जो भी जिसका दृष्टिकोण हो, जिस भी राजनीतिक दल का, तो वो जो है वहां अपने दृष्टिकोणों का प्रचार करने का अधिकार होगा। ये इसमें बोला गया सीआर फार्मूला में। तो देखिए यहां पर एक तरह से सीधा सीधा यही है ना कि भारत के विभाजन का यहां पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया और गांधी जी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, देश विभाजन की स्थिति में, मतलब कि देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात या अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौती से व्यवस्था किया जाएगा। अगर मान लो ये हो जाता है, मान लो कि सीमाओं का निर्धारण हो गया, वोटिंग हो गई, उसके बाद देश का मतलब विभाजन होता है, तो उस स्थिति में जो रक्षा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके संबंध में आपसी समझौते के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। ये चीज बोला गया, चौथा पॉइंट। इस बार पांचवा पॉइंट देखिएगा। पांचवा पॉइंट में बोला गया था कि उपर्युक्त शर्तें तभी मानी जा सकती है जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान करे। तो यहां पर क्या बोला गया, पांचवा, कि ऊपर जो 4 पॉइंट बोले गए वो तभी स्वीकार की जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से आजादी दे दे। ये नहीं कि जो ब्रिटेन है भारत को डोमिनियन स्टेटस बना दे, तो डोमिनियन स्टेटस बनाने पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो चीज है वो लागू नहीं होगी। अगर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वायत्तता दे दे, स्वराज दे दे, पूर्ण स्वराज, तो उसके बाद जो है ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग मानेंगे। ये कांग्रेस द्वारा बोला गया था, तो इसको जो है मुस्लिम लीग को मानना था कि हाँ ठीक है, हमको स्वीकार्य है, इस टाइप से। तो ये 5 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने इसको किस तरह से लिया, क्या उन्होंने इसको स्वीकार किया? अगर स्वीकार किया होता तो भाई इतिहास कुछ अलग होता ना। तो जो जिन्ना थे उन्होंने इस फार्मूला को स्वीकार नहीं किया, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था, और महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया मतलब कि कांग्रेस ने समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो जिन्ना मतलब उनको दिक्कत क्या थी, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, महात्मा गांधी जी वो जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं सीआर फार्मूले के सिलसिले पर बात करने के लिए कि भाई हम जो है आपको ये चीजें देंगे। तो देखिए क्या सोचते हो। और गांधी जी ने इसी समय जिन्ना को, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग वाले, इनको इसी समय महात्मा गांधी जी ने बोला कायदे आजम। तो ये महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था, एक तरह से सम्मानित करने के लिए कि भाई आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, आप हमारे शत्रु नहीं हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे, तो आप कायदे आजम हो, इस तरह से। तो ये पूछा गया है कि किसने जिन्ना को कायदे आजम कहा, तो महात्मा गांधी जी ने, सीआर फार्मूले के टाइम पर। तो अब जिन्ना की आपत्तियां देख लेते हैं भाई, इनको दिक्कत क्या हो रही थी। तो देखो, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर ले। यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। द्विराष्ट्र क्या है भाई? द्विराष्ट्र मतलब ये बोला जाता था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, मतलब जो भारत है, वो
एक देश कभी नहीं हो सकता। मतलब यहां पर सबसे बड़ा जो जनसमूह था वो हिंदू था, उसके बाद दूसरा मुस्लिम था। तो लोग ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, तो यहां पर दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र चाहिए। तो यही क्या था, द्विराष्ट्र। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर ले। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने का स्पष्ट मतलब यह था कि आप जो है भारत के विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस थे भाई, वो कभी भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, गांधी जी भी नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। तो यहां पर क्योंकि बात भाई बन नहीं रही थी ना, तो इसीलिए इस तरह का फार्मूला, इस तरह का प्रस्ताव रखना पड़ा कि ठीक है, जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर हम लोग जो है सीमाओं का निर्धारण करके वहां के लोगों की मत जानेंगे, राय जानेंगे, वोटिंग करवाएंगे कि क्या आप भारत में सम्मिलित रहना चाहते हैं या फिर भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ये बातें बोली गई। लेकिन जिन्ना को मतलब डर था भाई, अगर सबके सब वोट दे देंगे, बोलेंगे कि नहीं हम भारत के साथ अलग नहीं होना चाहते, भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, तो भाई इनका जो पृथक राष्ट्र का सपना है वो तो चूर चूर हो जाता ना। तो इन्हीं सब कारणों से जो जिन्ना है इसने इसको मना कर दिया। तो जिन्ना ने बोला कि पहले आप लोग जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करो। इसके अलावा जिन्ना ने बोला कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ने उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी भारत, बंगाल हो गया, असम में भी काफी सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो जिन्ना साहब ने कहा कि आप लोग जो वोटिंग की बात कर रहे हो, जो मतगणना की बात कर रहे हो, तो यहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर केवल और केवल मुस्लिम लोग ही मत देंगे। मतगणना हो गई, मुस्लिम लोग ही वोट देंगे कि भारत के साथ रहना है या भारत के साथ अलग होना है। इस मामले में केवल उन क्षेत्रों के मुस्लिम लोग ही वोट दें, ऐसा जो है जिन्ना का कहना था। भाई ये कैसे संभव हो सकता था, मैं आपको छोटा सा मैप बना के दिखा देता हूं। देखिए, आज भी आप किसी भी क्षेत्र को, बिल्कुल पाकिस्तान को भी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है। वहां पर जो है दूसरे धर्म के लोगों की भले बहुत कम संख्या में है, लेकिन वहां दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी हैं ही हैं। अब वहां आप बोलोगे कि भाई खाली मुस्लिम लोगों को ही कोई अधिकार मिलेगा, तो वो कैसे संभव होगा। तो यहां पर अगर मैं भारत का नक्शा तैयार करूं तो ये अपना गुजरात हो गया, इस तरफ जो है आपका ये आपका पाकिस्तान, इस तरफ। तो इस तरफ जो है सिंध भी है, इस तरफ पंजाब भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो कोई पंजाब का जो आधा पंजाब है वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से भरा है, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। बीच बीच में काफी सारे जो हिंदू बस्तियां भी हो सकती है, हिंदू लोग भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं और दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो जिन्ना ने क्या बोला कि जिन क्षेत्रों पर आप वोटिंग करवाओगे, जिन क्षेत्रों को भी आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बोल रहे हो, चाहे वो उत्तर पश्चिम भारत हो या फिर उत्तर पूर्वी भारत हो, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर केवल मुसलमान लोग ही इस बात का फैसला करेंगे कि वो भारत के साथ रहेंगे या फिर अलग राष्ट्र के साथ रहेंगे। मतलब उस क्षेत्र में मान लो कि 80% लोग मुस्लिम हैं, 20% लोग हिंदू और दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये इस तरह से जिन्ना साहब का कहना था, आपत्ति जताई कि केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। तो इस तरह से इन्होंने काटा। अब देखिएगा अगला ये बोला कि केंद्र में जो साझा सरकार का गठन होगा उसका इसने विरोध किया कि आप लोग जो बोल रहे हो कि भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करो और जो भी स्थायी सरकार बनेगी उसमें हमारा सहयोग करो। ये कांग्रेस ने बोला था ना, पहला पॉइंट में मैंने बताया। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हम जो है इसमें आपका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगला देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो है केवल एक ही रट लगाए हुए थे कि भैया हमको एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान से कम हम कुछ नहीं लेंगे, ऐसा वोटिंग फोटिंग हमको नहीं चाहिए, हमको जो है अपना पाकिस्तान दो। ये जो है जिन्ना रट लगाए हुए थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जो सीआर फार्मूला था असफल हो गया। जिन्ना की हठ धर्मिता बोलिए, कुछ भी बोलिए, हाँ हठ धर्मिता ही बोलना ज्यादा उचित है क्योंकि वो पाकिस्तान का रट लगाए हुए थे। एक नाम याद रखेंगे जो पूछा जाता है सीआर फार्मूला के संबंध में, विनायक दामोदर सावरकर, जो कि हिंदू नेता थे काफी। तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने इस सीआर फार्मूले का बहुत ज्यादा विरोध किया। सीआर फार्मूले का बहुत ज्यादा विरोध किया विनायक दामोदर
सावरकर ने, वीर सावरकर जिनको बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। तो यहां महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने इसका समर्थन किया। सावरकर जो कि हिंदू वाले नेता थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। भाई जिन्ना, उनको तो पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो ये 1944 में आया था, 10 जुलाई 1944 में। तो इसके बाद जो आगे क्या हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही अपनी समाप्ति की ओर था, जिसमें लग रहा था कि अब जो है अंग्रेज जीत ही जाएंगे, लगभग जीत ही रहे थे अंग्रेज, तो उसी समय जो है भारत में वेवेल योजना आती है, जिसके बाद शिमला सम्मेलन होता है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं, कुछ भी डाउट हो वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।